बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स खैर वाफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो होंगे कि हम जल्द से जल्द इस वबा से निजात पा लें। आपको प्रीवियस लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ, और आप याद भी कर रहे होंगे। आज की कोटेशन ऑफ द डे है, अल्लाह गिव्स अस ट्रायल्स एंड हार्डशिप्स नॉट टू मेक अस वीक बट स्ट्रेंथन अस थ्रू देम। यानी अल्लाह ताला हमें आजमाता है, आजमाइशें देकर हमारी मुश्किलात को बढ़ा के, लेकिन अल्लाह ताला का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हमें कमज़ोर करना है, बल्कि अल्लाह ताला इन आजमाइशों के ज़रिए हमें मौके फराहम करता है कि हम उसके करीब हो जाएं, हम मज़ीद मजबूत हो जाएं। तो आज से हम ये जो है वो अकीदा अपना पुख्ता कर लें कि अल्लाह ताला जो भी आजमाइश देता है, कोई भी मुश्किल आती है हमारी ज़िंदगी में, तो उसका मकसद ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमारे साथ नहीं है या अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर नंबर 3 तक आप सबको समझ आ गई होगी, जिसमें हमने फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। टुडे आवर टॉपिक इज सब्लिमेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आज हम दो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, सब्लिमेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपको बताऊंगी सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल पढ़ेंगे एंड उसका प्रोसेस। देन स्टूडेंट्स हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हम उसकी डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड उसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्लिमेशन। डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन। स्टूडेंट्स ये आपने 9th में पढ़ा है प्रोसेस के सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लाइम का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड जो कि लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में। यानी हमने एक सॉलिड लिया, उसको हमने हीटअप किया, लेकिन लिक्विड फेज में जाने की बजाय, आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स, और सॉलिड से वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में, और उनमें दोबारा वेपर्स कंडेंस होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। यानी कि ये जो आपके पास रिवर्सिबल साइन है वो ये शो कर रहा है कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड को गर्म करते हैं, तो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में जाने की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। और वेपर्स जो है वो कूल होने पर कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, सॉलिड। तो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इन डायरेक्टली इनटू वेपर्स। तो पहला इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन सब्लिमेशन एंड गिव इट्स एग्जांपल। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन सब्लिमेशन एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। अब इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं बेंजोइक एसिड की, यानी कि आपके पास बेंजोइक एसिड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। नेफ्थलीन आपको पता ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी डायरेक्टली जो है वो सब्लाइम होता है इनटू वेपर्स। आयोडीन है, आयोडीन आपको सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट मिलती है, ये भी डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होती है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ड्राई आइस, ड्राई आइस हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2, जब वो सॉलिड स्टेट में होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राई आइस। तो यहाँ पे ड्राई आइस का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम सब्लिमेशन की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि हर सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करना, ऐसे सॉलिड जो कि लिक्विड में जाने की बजाय डायरेक्टली वेपोराइज हो जाते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो अगर स्टूडेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसकी एग्जांपल देंगे। देन स्टूडेंट हमने पढ़ना है कि इसमें दो टर्म्स हम यूज करते हैं, सब्लिमेंट एंड सब्लिमेट। स्टूडेंट ऐसा सब्सटेंस जिसको हम सब्लाइम करना चाह रहे हैं वो क्या कहलाएगा, सब्लिमेंट, MAND। यानी फर्स्ट करें हमने बेंजोइक एसिड लिया, उसको हम सब्लाइम करना चाह रहे हैं, यानी उसको हीटअप करना चाहते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेंट। और प्योर सॉलिड, क्योंकि ये प्योरिफिकेशन टेक्निक है, इसके जरिए भी हम इम्प्योर को प्योर से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इस केस में जब वेपर्स कंडेंस होकर जो सॉलिड देते हैं वो असल में कौन सा सॉलिड होता है, प्योर सॉलिड। तो वो प्योर सॉलिड जो हमें यहाँ से हासिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। तो ये दो टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं, एक सब्लिमेंट और एक सब्लिमेट। वो सब्सटेंस जिसको हम सब्लाइम कर रहे होते हैं, फर्स्ट नेफ्थलीन है,
उसको हम हीट अप करना शुरू कर दें, वो सॉलिड स्टेट से वेपर्स में चला गया, तो ये जो है वो टर्म क्या कहलाएगी, सब्लिमेट। लेकिन जब वो वेपर्स कंडेंस होकर दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे कूलिंग होने पर, तो ऐसा सॉलिड क्या कहलाएगा, प्योर सॉलिड। और इस प्योर सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेट। स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रही हूँ, हर वो सब्सटेंस जिसको हम सॉलिड स्टेट से वेपर्स में लेकर जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, सब्लिमेट। वेपर से जब हम दोबारा वापस उसको सॉलिड स्टेट में लेके आते हैं बाय कंडेंसेशन, तो ये क्या प्रोसेस कहलाता है, सब्लिमेट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का प्रोसेस है, सबसे पहले आप फिगर को देखें। फिगर में आपको ये नजर आ रहा है सैंड बाथ, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि अगर आपके पास ऐसे सॉल्वेंट हो जिसको आग लगने का खतरा हो, तो हम उसको डायरेक्टली हीट करने से अवॉइड करते हैं। हम उसके लिए यूज करते हैं सैंड बाथ, ठीक है, या हम यूज करते हैं वाटर बाथ। अब सैंड बाथ का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास बाथ है या एक आपके पास बॉल है, उसके अंदर हमने क्या फिल की है, सैंड। अगर हम वाटर लिखेंगे तो इसका मतलब हमने क्या फिल किया हुआ है, वाटर। इसके ऊपर जो है वो आपके पास वॉच ग्लास है, जिसे हम चाइना डिश भी बोलते हैं, वो ले लें आप। ये आपके पास फनल है, आम फनल जो हमने फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करनी होती है, ये उसका स्टेम, एंड ये उसकी क्या है, रिम है। ये इसका क्या है, स्टेम, और ये क्या है, रिम। आप देख रहे हैं कि जो फनल है उसको हमने उल्टा प्लेस किया है, यानी कि नीचे की तरफ रिम है, ऊपर की तरफ क्या है, स्टेम। इसलिए इस फनल का नाम होता है इन्वर्टेड फनल, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड फनल। तो सबसे पहले स्टूडेंट सब्सटेंस को आपने किस में ले लेना है, वॉश ग्लास में। ये जो आपको फिगर में नजर आ रहा है, वॉश ग्लास में हमने क्या ले लिया, बेंजोइक एसिड, नैफ्थलीन, आयोडीन, जिसको हमने क्या करना है, सब्लाइन करना है। उसके बाद हमने इस इन फनल को इसके ऊपर उल्टा जो है प्लेस कर दिया, इन्वर्टेड फनल को। सैंड बाथ जो है वो यूज किया, और यहाँ से इसकी ओपनिंग को ऑफ करने के लिए हमने कॉटन प्लग किया, यानी कि कॉटन को भिगो के इसके अंदर लगा दिया, ताकि यहाँ से जो वेपर्स हैं वो बाहर की तरफ ना निकले। और स्टूडेंट्स इसके बाहर वाली साइड पर, जो फनल की बाहर वाली साइड है, वहां पर भी हमने जो कॉटन है उसको गीला करके लगा दिया है, ताकि जो उसको कूलिंग इफेक्ट मिले, उसकी कंडेंसेशन हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो कंपाउंड लेना है वो इम्प्योर है। सबसे पहली बात क्रूड प्रोडक्ट है, यानी कि जिसमें प्योरिटी भी है और इम्प्योरिटी भी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बर्नर है। ये आपके पास क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड है। मैं रिपीट कर रही हूँ, वॉश ग्लास ली, वॉश ग्लास में क्रूड प्रोडक्ट लिया, उसके ऊपर हमने इन्वर्टेड फनल यानी स्टेम ऊपर और रिम नीचे, और कॉटन प्लग की मदद से इस ओपनिंग को बंद किया, और इस फनल के इर्द गिर्द हमने वेट कॉटन को लगा दिया, ताकि अंदर का इफेक्ट क्या हो जाए, कूल। अब जब हमने इसको हीट अप करना है, क्योंकि ये कंपाउंड सब्लाइम है, ये डायरेक्टली जो है वो किस में जाएगा, वेपर्स में। वेपर्स जो है वो जाके इस इन्वर्टेड फनल की वॉल्स पे जाके अटैच होंगे, वहां पर लगते जाएंगे, ठीक है। अब बाहर क्या है, वेट कॉटन, गीली जो है वो कॉटन है, उसको कौन सा इफेक्ट देगी, कूलिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से वो जो सॉलिड है, वेपर्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। और आपके पास वो जो सॉलिड आएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। और जो वॉच क्लास में बच जाएगा हमारे पास, वो क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस। तो इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ नेफ्थलीन कैन बी प्योरिफाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिपीट कर रही हूँ मैं, हाउ नेफ्थलीन कैन बी प्योरिफाइड, हाउ नेफ्थलीन कैन बी प्योरिफाइड। मैं रिपीट कर रही हूँ प्रोसीजर को। वॉश ग्लास में सबसे पहले हमने नेफ्थलीन ली, जो कि क्रूड प्रोडक्ट था, जिसमें प्योरिटी भी थी और इम्प्योरिटी भी। उसके ऊपर हमने इन्वर्टेड फनल यानी आम फनल को उल्टा करके रखा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड फनल। हमने उसको हीटअप करना शुरू किया। जैसे हम हीटअप करेंगे, जो नेफ्थलीन है वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में। वेपर्स यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। बाहर क्या है, वेट कॉटन, उसको कूलिंग इफेक्ट देगा, तो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। और कंडेंस होने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या है, प्योर सब्सटेंस ऑफ नेफ्थलीन। और जो वॉश ग्लास से बचेगा वो क्या है, इम्प्योर नेफ्थलीन है। तो ये प्रोसीजर जो है वो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ सब्लिमेशन का। स्टूडेंट्स मैं रिपीट करती हूँ सब्लिमेशन को। सबसे पहले हमने सब्लिमेशन में पढ़ा कि हम सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर्स में। वेपर्स जो है वो दोबारा से कंडेंस होके प्योर क्या देता है, सॉलिड। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। अब इसमें एग्जांपल्स पढ़ी थी, बेंजोइक एसिड है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट है,
ये तमाम किसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास, सब्लिमेशन की। फिर हमने उसका प्रोसीजर पढ़ा कि सबसे पहले हमने वॉच ग्लास ली, उसको सैंड बाथ के ऊपर रखा और वहां पर हमने इम्प्योर क्या ली, क्रूड प्रोडक्ट क्या लिया, नेफ्थलीन का, और उसको हमने हीटअप किया। ऊपर आपके पास क्या थी, इन्वर्टेड फनल थी, और उसके ओपनिंग पर हमने क्या लगाया था, कॉटन प्लग, और बाहर की तरफ हमारे पास क्या थी, वेट कॉटन थी। जैसे हम उसको हीटअप किया, हमारे पास जो नेफ्थलीन थी वो किस में कन्वर्ट हुई, वेपर्स में, और वेपर्स कंडेंस होके अगेन किस में कन्वर्ट हो गए, प्योर सब्सटेंस में। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि जो फिल्ट्रेशन है वो सेपरेशन टेक्निक है, इनसॉलेबल को सॉलेबल से अलग करता है। क्रिस्टलाइजेशन में हमने पढ़ा कि प्योर को इम्प्योर से अलग करता है। सब्लिमेशन में पढ़ा प्योर से इम्प्योर में से अलग करता है। अब हमने जो टेक्निक पढ़नी है वो कौन सी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी ये टेक्निक है सेपरेशन टेक्निक। सॉल्वेंट मीन क्या है, सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्शन मीन क्या है, निकालना, यानी सॉल्वेंट की मदद से सल्यूट को अलहदा करना। अब सल्यूट मैंने कल भी आपको स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में बताया था, सल्यूट क्या होता है कि जो हम उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी चीज जो सॉलिड में है या लिक्विड में है कम मिकदार में हल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सल्यूट। तो स्टूडेंट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या टेक्निक है कि हम सल्यूट को सेपरेट करते हैं, यानी ये सेपरेशन टेक्निक है। और कैसे करते हैं कि आप दो लिक्विड लेते हैं जो आपस में इमिसिबल हैं, यानी आपके पास सॉल्वेंट दो होते हैं, दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं और इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल का मतलब क्या होता है, जो हल ना हो सके, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन टेक्निक। और इसमें हम बेसिकली क्या फिनोमेना यूज करते हैं, हम दो लिक्विड लेते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, इमिसिबल, यानी एक दूसरे के अंदर हल ना हो सके, ऐसे आपने लिक्विड लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन बना हुआ है उसके अंदर सल्यूट भी है एंड सॉल्वेंट भी है। केयरफुली आपने मेरी बात को सुनना है। फर्स्ट करें, हमारे पास पानी है और पानी के अंदर जो है वो आपके पास है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी आपके पास ग्लूकोज है, आपके पास फ्रुक्टोज है, आपके पास सुक्रोज है, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पानी के अंदर हल है। ये आपके पास क्या सोल्यूशन, मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बीकर है, उस बीकर के अंदर पानी है और पानी के अंदर आपके पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूशन बना हुआ है। अब आपने उसमें से सल्यूट को क्या करना है, सेपरेट करना है। अब सल्यूट वहां पर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। हमने इस सोल्यूशन में से, वाटर में से क्या निकाल देना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जो कि क्या है, सल्यूट। कैसे निकालना है, बाय शेकिंग द सोल्यूशन, कि हम सोल्यूशन को शेक करें, हिलाएं एक ऐसे सॉल्वेंट के साथ जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारा सल्यूट था वो वाटर की निस्बत ज्यादा हल हो सके। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मैंने कहा आपने क्या लेना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन किस चीज का लेना है, पानी है, पानी में क्या है आपके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने अलहदा करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलहदा करना मीन्स हमने किसको अलहदा करना है, सल्यूट को। अलहदा कैसे करना है, हमने उस सॉल्यूशन को शेक करना है ऐसे सॉल्वेंट के साथ जिसमें ये वाला जो सल्यूट था जो कि सॉल्यूशन में मौजूद था वो ज्यादा क्या हो, हल हो। ये इसका बेसिक जो है वो डेफिनेशन आ जाती है। तो फर्स्ट करें, हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक में डिजोल्व होंगे, इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक में डिजोल्व होंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके पास क्या है, सल्यूट। तो इसका मतलब पानी में ज्यादा हल नहीं है, लेकिन अगर उसमें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए ये टेक्निक क्या कहलाती है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। मैं डेफिनेशन को अगेन रिपीट कर रही हूँ। उसने कहा सल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन, आपने एक सोल्यूशन ले लेना है जिसमें एक सल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। मैंने एग्जांपल ली वाटर की और उसके अंदर सोल्यूट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने उस सोल्यूट को सेपरेट करना है, कैसे कि हमने उस सोल्यूशन को शेक करना है ऐसे सॉल्वेंट के साथ, यानी ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें ये वाला जो सोल्यूट था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो वाटर की निस्बत ज्यादा क्या था, सोलेबल था, ज्यादा हल हो रहा था। तो ऐसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ये इसकी स्टूडेंट डेफिनेशन होगी। अब ये किस लॉ पे बेस करती है, बेसिकली जो हमारे पास सेपरेशन टेक्निक है जिसे हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कह रहे हैं,
ये बेस करती है इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम प्रोसेस पर, और इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब इसको आपने बड़े ध्यान से सुन लेना है। आ सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट, अब एक सल्यूट है वो अपने आप को तकसीम करता है बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, ऐसे दो लिक्विड्स के दरमियान जो आपस में हल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने पीछे आपसे बात की कि वो हमने पानी लिया, पानी के अंदर हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और एक हमने लिया ईथर, और ईथर के अंदर हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ईथर और पानी वो आपस में हल नहीं होते, इसका मतलब ये क्या है? इमिसिबल लिक्विड्स। क्या है ये? इमिसिबल लिक्विड्स। सल्यूट क्या है? जो आपके पास सोल्यूशन था उसमें क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था। वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वाटर के दरमियान और ईथर के दरमियान। इस पे मैटर नहीं करता कि आपने सल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन ली है, ठीक है, ये कितना सल्यूट ऐड किया है, वो अपने आप को कांस्टेंट दोनों में इक्वली क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसलिए इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। और इस लॉ को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी आपके पास दो किस्म की फेजेस बन गई हैं। एक आपके पास क्या है? वाटर वाली फेज है, और एक आपके पास कौन सी वाली फेज है? ईथर वाली। तो जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है ऑर्गेनिक फेज में, यानी ईथर वाले में, और सल्यूट की कंसंट्रेशन किसमें है? एक्वस फेज में। ये दोनों जो है हमारे पास जो इसकी रेशियो है, इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। और ये लॉ क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है? हम इमिसिबल लिक्विड्स लेते हैं दो। फर्ज करें हमने पानी ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? ईथर। ये दोनों आपस में हल नहीं होते। अब पानी में क्या था? सल्यूट था। सल्यूट क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तकसीम करना है इन दो इमिसिबल लिक्विड्स में, यानी पानी में और ईथर में। ये मैटर नहीं करता कि उसमें सल्यूट कितना है, बस उसने अपने आप को इक्वली दोनों में क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, यानी सल्यूट की मिकदार किसमें? ऑर्गेनिक फेस में, और किसमें? एक्वस फेस में। इस दोनों की रेशियो क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इसलिए स्टूडेंट्स का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो है। अब एग्जांपल्स में अभी जो मैंने आपसे डिस्कस की, पहले एग्जांपल ईथर एक्सट्रैक्शन, उसमें आप जो स्टडी करके आए हैं कि एक लेयर आपके पास ऑर्गेनिक की है, दूसरी क्या है आपके पास? एक्वस की है। ऐसी एक्सट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? ईथर एक्सट्रैक्शन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना वाटर वाली फेज को छोड़ के किस में मूव करेगा? ईथर वाली में। तो ये एक्सट्रैक्शन क्या कहलाएगी? ईथर एक्सट्रैक्शन। मैं आपको इसको बेटा फिगर की मदद से समझाती हूँ। ये आपके पास फिगर है, इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती है उसको हम सेपरेटिंग फनल की मदद से जो है वो करते हैं सेपरेट। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर करते जाऊँ कि मैंने अभी आपको कहा कि एक एक्वस लेयर है और एक कौन सी है? ऑर्गेनिक। ठीक है, फर्स्ट करें जो एक्वस लेयर थी, एक्वस, एक्वस मीन क्या है? पानी। यानी जिसमें पानी था और ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। क्या था? पानी था और क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लेयर कौन सी बन? एक्वस। दूसरे में आपके पास ईथर था, ठीक है, दूसरी लेयर में क्या था? ईथर। अब ईथर में ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सोलेबल है, ईथर और पानी आपस में हल नहीं है, इसलिए ये दोनों जो लेयर्स हैं एक दूसरे से सेपरेट रहेंगी। ये नीचे पानी है तो ऊपर क्या आपके पास? ईथर है, क्योंकि ईथर जो है पानी के अंदर हल नहीं होता। अब ये दोनों लेयर सेपरेट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी से निकल के किस में मूव करेगा? ईथर वाली लेयर में, क्योंकि उसकी ईथर में सोलेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। अब हम यहाँ से स्टॉपर जो है वो और जब खोलेंगे तो नीचे वाली लेयर कौन सी आ जाएगी? एक्वस। जहां तक उसकी मार्जिन लाइन नजर हमें आएगी वो एक्वस लेयर सेपरेट हो जाएगी। पीछे आपके पास क्या बच जाएगी? ईथर लेयर। ईथर वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है? कि जो जल्द से जल्द वेपोराइज हो जाए। ठीक है, जब वेपोराइज हो जाएगा पीछे आपके पास क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सेपरेट आउट कर लेंगे, इसलिए इस टेक्निक को क्या कहते हैं? सेपरेशन टेक्निक। यानी सोल्यूशन में से सल्यूट को क्या करना? अलग करना। इसी तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड इन आयोडीन। स्टूडेंट्स, जो आयोडीन होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, और आयोडीन कभी भी पानी में हल नहीं होती अकेली। यानी आपने पानी लिया, पानी में आयोडीन डाल दी तो कभी हल नहीं होगी। अगर हम आयोडीन के साथ साथ उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, तो देन आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन लेकर ट्राई आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाती है, और उस सूरत में उसका कलर आ जाता है ब्राउन। यानी फर्स्ट करें आपके पास इसमें पानी था, पानी में हमने आयोडीन डाली, वो हल नहीं हुई,
हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड डालते साथ ही I2 की फॉर्म में आयोडीन थी, वो आयोडाइड के साथ मिलकर क्या बनाएगी, ट्राई आयोडाइड, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। नीचे वाली लेयर का कलर क्या हो गया, ब्राउन। ऊपर हमने डाल दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि जो आयोडीन है वो डायरेक्टली कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज्यादा सोलेबल है एज कम्पेयर टू वाटर। तो जब वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व होगी तो वो कलर देगी पर्पल। तो जैसे जैसे वो एक्वस लेयर को, पानी को छोड़ेगी और कार्बन टेट्राक्लोराइड में जाएगी, तो ब्राउन से किस कलर में चल जाएगी, पर्पल में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि आयोडीन इन वाटर कौन सा कलर देती है, ब्राउन, बट आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड कौन सा कलर देती है, पर्पल। अब इसका मतलब है ऊपर वाला कलर क्या हो जाएगा, पर्पल, और नीचे वाला कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। स्टॉपर की मदद से ब्राउन लेयर को सेपरेट कर लेंगे और पर्पल लेयर को सेपरेट। तो जो पर्पल लेयर में होगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, और जो एक्वस लेयर में होगा वो कौन सा होगा, वाटर। तो इस तरह से हम सोल्यूट को जो है वो सॉल्वेंट के साथ सेपरेट आउट कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ लेक्चर को, आप केयरफुली सुन लें। सबसे पहले आज हमने स्टूडेंट्स बात की सब्लिमेशन पर। सब्लिमेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि सॉलिड को डायरेक्टली जो है वेपर्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड शो करता है। उसमें हमने प्रोसीजर पढ़ा, वॉच क्लास ली, इन्वर्टेड फनल ली, और उसको हमने कॉटन, वेट कॉटन के साथ भिगो के उसको कवर कर लिया। जैसे हमने उसको हीट किया, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में, और वेपर्स कूल होने पर कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और ये कौन सी टेक्निक है, प्योरिफिकेशन टेक्निक। दूसरी हमें टेक्निक पड़ी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, यानी इस टेक्निक में हम सोल्यूशन में से सोल्यूट को सेपरेट करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सोल्यूशन में से सोल्यूट को सेपरेट करते हैं। किस तरह से कि हम उसमें ऐसा लिक्विड ऐड करते हैं जो पहले वाले मौजूद लिक्विड से इमिसिबल होता है, यानी हल नहीं होता। फर्ज करें पानी है और ईथर है, आपस में हल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर की बजाय किसमें ज्यादा हल है, ईथर में। तो हम उसको सेपरेट करने के लिए हम ईथर के साथ जब शेक करेंगे तो ईथर उड़ जाएगा, पीछे आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा हमने कि सोल्यूट अपने आप को दो जो है वो इमिसिबल लिक्विड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है विद द कांस्टेंट रेशियो। तो इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर हमने उसमें ईथर एक्सट्रैक्शन पढ़ी और आयोडीन की एग्जांपल पढ़ी। आयोडीन की एग्जांपल में हमने पढ़ा कि आयोडीन वाटर की बजाय कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज्यादा सोलेबल होती है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन कौन सा कलर देती है, पर्पल, बट आयोडीन इन वाटर कभी भी डायरेक्टली डिजोल्व नहीं होती, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होती है, पोटेशियम आयोडाइड। तो कौन सा कलर देती है, ब्राउन कलर। तो इस तरह से हम आयोडीन को जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में इजिली जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और उसके बाद डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसके बाद ईथर एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, हाउ ईथर एक्सट्रैक्शन कैन बी डन, हाउ ईथर एक्सट्रैक्शन कैन बी डन। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें है कि हाउ आयोडीन डिसॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैं रिपीट कर रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें सब्लिमेशन से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ नेफ्थलीन कैन बी प्योरीफाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, हाउ नेफ्थलीन कैन बी प्योरीफाइड। सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, उसकी डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ ईथर एक्सट्रैक्शन कैन बी डन, हाउ ईथर एक्सट्रैक्शन कैन बी डन। और एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो मैंने आपको बता दिया कि आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में कौन सा कलर देती है, पर्पल, बट आयोडीन इन वाटर कौन सा कलर देती है, ब्राउन। आयोडीन वाटर में कभी भी डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होती, किसकी फॉर्म में होती है, ट्राई आयोडाइड की फॉर्म में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आयोडीन जो है वो वाटर में किस तरह से डिसॉल्व होती है, इन द फॉर्म ऑफ ट्राई आयोडाइड। और जो हमारे पास आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसमें डायरेक्टली हीट होती है, डिसॉल्व हो सकती है I2 की फॉर्म में। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। आपने इसको अच्छे से, जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं इसको तैयार करने हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।
आपकी बुक के अंदर आयोडीन की एक्सट्रैक्शन, ईथर की एक्सट्रैक्शन दी गई है और डेफिनेशन ब्लू वर्ड्स में पहले पैराग्राफ में दी गई है, वहां से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत दे अपने घर में रहकर इसको अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए, क्योंकि पंजाब को साहिवाल आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपनी छुट्टियों को अवेल करके इसको अच्छे से जो है वो घर में बैठ के जो चैप्टर्स हैं आपके वो इजीली आप तैयार कर सकते हैं, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।